फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। उसी की बात आज भी मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से पाश्चात्य समाजशास्त्रियों पर ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला ऐसी है फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में यानी कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या परीक्षा में आने की संभावना है। हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका वो पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो। आप जो है ये समाजशास्त्र विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए जो पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो श्रृंखला है आपके अगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, टॉडकार्ट पार्सन, मेलिनोव्स्की, विल्फ्रेड प्लेटो, पैट्रिक सोरोकिन, टॉयनबी, एंथोनी गिडेंस, इमाइल दुर्खीम, रॉबर्ट किंग मर्टन, अर्बन टानीज, ब्राउन, डेनियल बेल, किंग्सले डेविस, लुई बर्थ, लुइस कोजर, चार्ल्स हटन कुले, राल्फ डेरेंटम इत्यादि जो समाजशास्त्री आपके पाश्चात्य हैं फ्रेंड्स, उसमें इस जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में सभी से मिलता जुलता जो है सभी राइटरों का प्रश्न शामिल किए गए हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्नोत्तर की श्रृंखला है। हर स्टेट के लिए जो प्रश्नोत्तर है ये पूछे जाते हैं, चाहे आप हरियाणा स्टेट से हो तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी पूछा जाता है, दिल्ली से हो यहाँ भी, आपके एमपी से हो, यूपी से हो, उत्तराखंड से हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी स्टेट से आप हैं तो हर एक स्टेट में ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला पूछे जा सकते हैं। वो सबकी मिली जुली जो ये पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं उन्हीं के प्रश्नोत्तर ये लेकर आया हूँ फ्रेंड। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। खासकर फ्रेंड्स जो आप सब तैयारी कर रहे हैं, अभी देखिए यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, इसका जो है शायद संभवतः डेट आ जाए, जब एग्ज़ाम होगा तो पता चला आपकी तैयारी नहीं है तो आपको जो है बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने काश इन समाजशास्त्रियों को पढ़ लिए होते। क्योंकि देखिए आपके अगस्ट काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर जो ये हैं, मैक्स वेबर हैं, और ये आपके टॉडकार्ट पार्सन्स हैं, कार्ल मार्क्स, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इमाइल दुर्खीम, एंथोनी गिडेंस, टॉयनबी, सोरोकिन आप सब जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं रहे। आप अपना सिलेबस उठा के देखिए, सब इसमें आपको मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स मैं आप सभी के बीच 150 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला है। तो ये मैं मेरा सिस्टम जो है थोड़ा बहुत लॉन्ग नहीं रिकॉर्डिंग करता, तो इसलिए मैं 50 प्रश्नोत्तरों के 3 शिफ्ट में लेकर आया हूँ। ये आपका 50 क्वेश्चन आज करा दूँगा, 50 क्वेश्चन अगले सेकंड पार्ट में लेके आ जाऊँगा, फिर थर्ड पार्ट में लेकर आ जाऊँगा। तो आपका ये 150 क्वेश्चन मैं अगर पूरा कराता हूँ तो इसमें से आपके परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिलेगा। हो सकता है आपको काफ़ी प्रश्न यहाँ से मिल जाए एग्ज़ाम में। तो उस दृष्टि से ये जो है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड देखते हैं आज का आप सभी के लिए प्रश्नोत्तर नंबर क्या है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आपका समय जो है बहुत कीमती है, समय को ज़्यादा नुकसान ना करें। गर्मी तो है, लाइट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही है। आइए देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा आप सभी के लिए। खासकर ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि मैक्स वेबर के मतानुसार जीवन में अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है। प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, और उम्मीद करता हूँ क्लास शुरू जो है आप लोग शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो जा करे इस क्लास का। और आप लोग इस क्लास का ये जो है निःशुल्क क्लास का बेनिफिट उठाइए, लाभ उठाइए आप सभी लोग मिलकर। और फ्रेंड्स आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट करते जाइए। तो देखते हैं आपका ये प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। आइए प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपका क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि मैक्स वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है समुदाय, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी समूह। फ्रेंड यदि आपके पास समय ना हो तो क्लास जो है आप ये खोल के रख दिया कीजिए। खाना बना रहे हैं खाना बनाइए, कुछ कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई जो कि अतिरिक्त मान लीजिए समय नहीं है, आप कामकाजी महिला हैं या कामकाजी पुरुष हैं, या हमारे कोई भी मित्र बंधु जो भी है, कोई भी काम करते हैं, काम करते रहिए आप। जैसे महिलाएं खाना बना रही हैं, किचन में हैं, तो आप क्लास लगा के रख दीजिए, सुनते रहिए। इससे क्या है आपका बेनिफिट होगा। आप कोई पुरुष हैं, कोई काम कर रहे हैं, लगा के रख दीजिए, आवाज़ ही सुनते रहिए। इससे क्या है ना आपका जो है कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद होती ही रहेंगी, जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सहयोग प्रदान करे। और टाइम हो तो आप क्लास को जो है देख लीजिए और नोट करते जाइए।
फिलहाल ये आपके अनुसार है, आप कैसे मैनेज करते हैं अपने समय को। लेकिन अगर आपको एक शिक्षक बनना है और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप उसमें तन मन धन से नहीं लगते हैं, उसके प्रति आप समर्पित नहीं होते हैं, तो उसका रिजल्ट पाना बहुत मुश्किल काम है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये मैंने बता दिया, ऑप्शन ए समुदाय, जात, वर्ग, समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब फटाफट बताइए और उत्तर दीजिए ताकि क्लास को आगे तेज़ी से, आप सभी का 50 प्रश्न है, ये कम समय में जल्दी से किया जा सके, पूरा किया जा सके क्लास का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सी, वर्ग हो जाएगा। आप लोग समझ ही गए होंगे, प्रश्न मैंने पढ़ ही दिया। मैक्स वेबर के मतानुसार जीवन अवसरों में अंतर किसके आधार पर होता है, तो ये आपके वर्ग के अनुसार होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैक्स वेबर कहते हैं एक वर्ग व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिनकी किसी समाज में समान परिस्थिति, पद, स्तर और साझा जीवन शैली होती है। ये जीवन अवसर में अंतर वर्ग के आधार पर होता है, इनका कहना। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ज़्यादा है फ्रेंड्स, तेज़ी से कराएंगे ताकि आपके प्रश्न पूरे हो जाएं, नहीं प्रश्न छूट जाएंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं। तो आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स महोदय है, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल महोदय, ऑप्शन सी डेरनडार्ट महोदय, ऑप्शन डी लुई कोजर महोदय। फ्रेंड्स मैं आप इसलिए कहता हूँ आज इसका सुन लिया कि ये तो भी काफ़ी, क्योंकि मैं आपको प्रश्न एकदम क्लियरिटी बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन के साथ ऑप्शन ए बी सी डी करके बताता हूँ। ऐसे नहीं, आप बहुत लोगों क्लास देखते होंगे, बहुत टीचरों का, तो कहते हैं जैसे आपने को इस प्रश्न को पढ़ेंगे कहेंगे संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने प्रस्तुत किए हैं, बताते चले कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, डेरनडार्ट, लुई कोजर, आपकी जो है ऐसे करके निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऑप्शन के साथ बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 का आप सब बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर डेरनडार्ट महोदय हैं, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेरनडार्ट महोदय। क्योंकि संघर्ष की प्रकृति के बारे में जो सूत्र प्रस्तुत किए हैं ये डेरनडार्ट महोदय, ये क्या है इनके बारे में आप जानते हैं कि ये जर्मनी के जो है समाजशास्त्री, जर्मनी में इनका जो है जन्म हुआ है। ये यूरोपीय आर्थिक सामुदायिक कमिश्नर भी रहे हैं। और डेरनडार्ट का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में रहा। आप नोट कर लीजिएगा किस क्षेत्र में, आपका वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका के सिद्धांत के क्षेत्र में इन्होंने जो है संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र प्रस्तुत किया है, आपके डेरनडार्ट महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 ये आप सभी के लिए क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए पॉलीबियस, ऑप्शन बी डेविड ह्यूम, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी इब्न खाल्दून। प्रश्न आप समझी गए होंगे। प्रश्न कह रहा है ये 3 नंबर प्रश्न कि सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के लिए मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो आपका ये पॉलीबियस, डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स, इब्न खाल्दून दे रखा है ऑप्शन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 का आप सब बताइएगा फटाफट। इब्न खाल्दून ये जो महोदय हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन डी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन डी इब्न खाल्दून महोदय हैं, क्योंकि ये सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतिहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। ये इनका जो है अवधारणा है, और कहते हैं इस मान्यता पर समाज जो आधारित है संघर्ष एवं सिद्धांत पे, ये खाल्दून महोदय हैं। आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे। और अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। ये प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक क्या है। समाजशास्त्री के लिए धर्म एक क्या है। ऑप्शन ए कह रहा सामाजिक घटना, ऑप्शन बी कह रहा व्यक्तिगत घटना, ऑप्शन सी कह रहा सार्वजनिक घटना, ऑप्शन डी कह रहा सांस्कृतिक घटना है। इसका कलर चेंज कर दें पेन क्या फ्रेंड्स, क्योंकि कलर मिल जा रहा तो फिर भी चेंज कर देते हैं। ये कलर ले लेते हैं। चलिए देखते हैं ये कलर सही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सामाजिक घटना। समाजशास्त्री के लिए धर्म एक क्या है, सामाजिक घटना के रूप में देखते हैं। ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पेन का कलर शायद सही है आपका, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि समाजशास्त्री जो हैं ये धर्म एक सामाजिक घटना इसलिए मानते हैं कि आपके जो
ये खासकर इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, वैसे तो और समाजशास्त्री हैं लेकिन इमाइल दुर्खिम महोदय हैं। धर्म समाजशास्त्री अध्ययन के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? इमाइल दुर्खिम महोदय का। कि ये कहते हैं इनका संबंध जो है, ये इनकी जो पुस्तक है इमाइल दुर्खिम महोदय का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पुस्तक का नाम मैं बता देता हूँ क्या है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। ये इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी। किसकी? इमाइल दुर्खिम महोदय की, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ। उन्होंने इस तत्व पे जो है इस पर बल दिया है, कहा है कि यह मानव प्राणी ही जिसने ईश्वर की शिष्ट अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने में ही नहीं, मानव ही जिसने ईश्वर जैसी सत्ता के अस्तित्व को विश्वास पैदा किया। ईश्वर अस्तित्वता समाज का छद्म वेश है। ये कहते हैं आपके इमाइल दुर्खिम। सामूहिक रूप से व्यक्तिगत समाज की ही पूजा करते हैं, समाज ही वास्तविक देवता है। ये आपके इमाइल दुर्खिम की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर, आप लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 5 आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने दिया है? कौन सा अवधारणा पूछा? आंतरिक संघर्ष एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने दिया है पूछा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट किंगमर्टन, ऑप्शन डी टालकट पार्सन्स महोदय। तो ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर आप सब बताइए क्या हो जाएगा। आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की अवधारणा किसने दिया है? तो ये अवधारणा आपका मैक्स वेबर महोदय का, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कहाँ है, इस तरह हो रहा भाई, ये ऑप्शन ए आपका क्लियर कर दूं, मैक्स वेबर महोदय हैं। क्योंकि मैक्स वेबर जो है समकालीन जर्मन समाजशास्त्री हैं। आप ध्यान दीजिएगा कहाँ के हैं, जर्मन समाजशास्त्री हैं। और ये जो आपके जॉर्ज सिमेल महोदय हैं, इनकी गणना समाजशास्त्र के दिग्गजों में किया जाता है आपके। तो इस प्रकार आपका आंसर जो दे रखा है इसने, आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष का मैक्स वेबर महोदय हैं। और ये अपने संघर्ष के अध्ययन पर जोर देते हैं मैक्स वेबर। तो इस प्रकार सामाजिक संघर्ष का अध्ययन करके उसके प्रकार का भी उल्लेख किया है इन्होंने। आंतरिक बाह्य संघर्ष की अवधारणा प्रस्तुत किया है मैक्स वेबर महोदय। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए मैक्स वेबर महोदय। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, कह रहा परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानता है? किसको? परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानता है? आपका ऑप्शन ए प्रकारवादी, ऑप्शन बी संघर्ष सिद्धांतों पर सिद्धांतकार कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा अंतरक्रियावादी, ऑप्शन डी कह रहा संरचनावादी। प्रश्न नंबर 6 का है ये आंसर आप लोग बताइएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, संघर्ष पे आधारित है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, ये संघर्ष सिद्धांतकार। ये आप लोग जान ही होंगे, इसका आंसर बी संघर्ष सिद्धांतकार। प्रश्न क्या कह रहा है, परिवर्तन को सभी समयों में सामाजिक व्यवस्था की एक आवश्यक दशा के रूप में कौन मानता है? तो ये संघर्ष सिद्धांतकारों का मानना है। ऑप्शन बी आपका ये सही आंसर हो जाएगा इसका। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 आपका ये कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांतकार के अनुसार क्रांति कब होती है? क्या कह रहा है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती? क्योंकि जहाँ फ्रेंड्स आप जान लीजिए, जहाँ द्वंद्व की बात, संघर्ष की बात, क्रांति की बात होता है, वहाँ मार्क्स, कार्ल मार्क्स ही होते हैं आंसर में सही। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कह रहा मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार क्रांति कब होती है। तो आपका ऑप्शन ए ये दे रखा है कि श्रमिक स्वयं में एक वर्ग बन जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा वर्ग स्वयं के लिए हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये ऑप्शन सी कह रहा। ऑप्शन डी कह रहा है वर्ग स्वयं के लिए वर्ग से स्वयं में वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस प्रश्न को नोट के रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान, ऑप्शन सी ये, क्योंकि वर्ग स्वयं में वर्ग से स्वयं के लिए वर्ग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये आपके कार्ल मार्क्स की अवधारणा रही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8
ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता, यानी कि आदर्श शून्यता को क्या कहा जाता है, इनोमी कहा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दावा किया है कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि इनोमी है। आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए आर के मार्टन, ऑप्शन बी टालकट पार्सन्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी जॉनसन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ये जो इमाइल दुर्खीम महोदय हैं, ऑप्शन सी। इसका आंसर ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम महोदय, क्योंकि इमाइल दुर्खीम जो महोदय हैं ये एनोमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में किया है। इनका पुस्तक कौन है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। नोट कर लीजिए आप लोग, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने एनोमी शब्द का प्रयोग किया है। एनोमी का मतलब आपको बता ही दिया मैंने, जो है ये शून्यता है। और इसमें ये कहते हैं कि और ये जो इनकी अगली पुस्तक है द सुसाइड, आत्महत्या, ठीक है। इसमें ये इस पुस्तक में बताते हैं कि दुर्खीम का मानना है सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता है, एनोमी है। ये आपके इमाइल दुर्खीम का मानना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है। किसमें, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए ओस्की है, ऑप्शन बी रेमेंडेरा है, ऑप्शन सी कोल है, ऑप्शन डी डेरन डार्क महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप फट से बताइए। तो आपके डेरन डार्क महोदय हैं, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि ये मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा जो प्रतिपादित किया है तो ये आपके डेरन डार्क महोदय ही हैं। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा का प्रतिपादन राल्फ डेरन डार्क ने किया है। इनका प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत यानी कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत के क्षेत्र में रहा है आपका डेरन डार्क महोदय का। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है। प्रश्न 10 कह रहा है कि समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है। तो आपका ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी अगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन सी पैट्रिक सोरोकिन, ऑप्शन डी हाबहाउस। समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान किसने माना है, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, आपके अगस्ट काम्ट महोदय जो हैं, ये अगस्ट काम्ट महोदय। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगस्ट काम्ट महोदय समाजशास्त्र को समाज का एक प्राकृतिक विज्ञान माना है। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है। क्या कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि स्वतः स्फूर्त की अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी एमिल दुर्खीम, ऑप्शन सी अगस्ट काम्टे, ऑप्शन डी विल्फ्रेड प्रेटो महोदय। तो इमाइल दुर्खीम महोदय जो हैं आपके ऑप्शन ये बी एमिल दुर्खीम लिखा है, यहाँ एमिल दुर्खीम भी लिखा जाता है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं जो है एमाइल दुर्खीम लिखा जाता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इमाइल दुर्खीम महोदय स्वतः स्फूर्त की अवधारणा आपकी इमाइल दुर्खीम महोदय की रही है, क्योंकि ये दुर्खीम महोदय जो हैं सामाजिक तत्वों की विशिष्टता के लिए सुई जेनरी इनका है। एक शब्द आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है, क्या है सुई, इस पे लिखते नहीं बनता वे फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि इनका सुई जेनरी अर्थात स्वतः स्फूर्त शब्द का प्रयोग किया है। स्वतः स्फूर्त शब्द का अर्थ इन्होंने बता रखा है सुई जेनरी। इनका अभिप्राय क्या होता है सुई जेनरी का कि सामाजिक तत्व अपने नितांत स्वतंत्र स्वरूप में विद्यमान रहता है। यह सामाजिक तत्व समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। ये किसकी है, इमाइल दुर्खीम की अवधारणा है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 12 आपका प्रश्न उत्तर नंबर 12 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 12, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए कह रहा है पैट्रिक सोरोकिन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी विल्फ्रेड प्लेटो, ऑप्शन डी बर्न महोदय हो जाएंगे ये। तो इसका अर्थ होगा आपका ऑप्शन बी, आंसर इसका है ऑप्शन बी कार्ल
मार्स महोदय। आप सब ध्यान दीजिए फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान मेरा इधर उधर भटक जाता क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बहुत शांति नहीं रहती फ्रेंड्स जहाँ मैं क्लास की लेता हूँ। अगल बगल लोग आते जाते रहते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ध्यान भटक जाता है कभी कभार मेरा। वैसे तो क्लास के लिए मांगता है कि एक एकांत हो, कमरा हो बंद, तो ज़्यादा सही है, लेकिन मेरे पास वो सुविधाएँ नहीं हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन फिर भी क्लास लोगों का आप जो क्लास लेते हैं आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता है, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और क्लास को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। आप क्लास अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 13 आपका अगला प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है। क्या कह रहा है 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है। तो आपका एक काम्ट है, मार्स है, वेबर है, पार्सन्स है। यानी कह रहा है ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्स, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन्स महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कार्ल मार्स महोदय हैं आपके। इसका आंसर कार्ल मार्स महोदय के बारे में मैंने अभी बता दिया ना कि जहाँ संघर्ष और क्रांति और द्वंद्व की बात आए वहाँ आंसर में कार्ल मार्स महोदय रहेंगे। तो ये देखिए वर्ग संघर्ष की बात कर रहा कि कह रहा निम्नलिखित में से किस विद्वान का नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है, तो आपके कार्ल मार्स महोदय हो जाएंगे, क्योंकि ये एक संघर्षवादी एक क्रांति की बात हमेशा ही कार्ल मार्स महोदय करते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर कार्ल मार्स महोदय है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर आपका ये 14 है। ये क्या कह रहा है कि इमाइल दुर्खिम के अनुसार कौन एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इमाइल दुर्खिम के अनुसार कौन सी एक सामाजिक तथ्य की, किसकी सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है कह रहा है, और बी कह रहा सामाजिक तथ्य व्यक्ति से बाह्य होते हैं, और सी कह रहा सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है, और आपका डी कह रहा ऑप्शन सामाजिक तथ्य व्यापकीय तथा सामान्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा कि इमाइल दुर्खिम के अनुसार एक सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है कह रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कह रहा नहीं है। तो इसका ऑप्शन है जो सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, ये इमाइल दुर्खिम की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन ए। बाकी ये आपका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है, बी और सी और डी ये इमाइल दुर्खिम की विशेषता है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। थोड़ा फास्ट चले नहीं तो प्रश्न रह जाएगा फ्रेंड्स। और ये आपका कह रहा है, ये कहाँ है, इस तरह नहीं आ रहा, अब आया। ये कह रहा है आपका कि कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग, कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन है प्रश्न करा। तो ऑप्शन ए करा हीगल, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंगल्स, यानी कि फ्रेडरिक एंगल्स को फ्रेडरिक एंजल्स भी लिखा जाता है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिए, कहीं कहीं फ्रेडरिक एंजल्स लिखा रहेगा एंगल्स की जगह, क्योंकि वो जी है, जी को जा भी पढ़ लेते हैं और गा भी पढ़ लेते हैं, हिंदी में जान ही रहे हैं आप। तो ऑप्शन डी है विल्फ्रेड प्रेटो। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक किसको माना जाता है, तो आपकी ये फ्रेडरिक एंगल्स हैं फ्रेंड्स। ये जो इसमें आपका आंसर दे रखा ऑप्शन सी, ये आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 16 आपका ये क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 16 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। 16 नंबर क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। ये सही नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सावी एकता इमाइल दुर्खिम का बता रहा, ऑप्शन बी जो है तार्किकीकरण परेटो का बता रहा, ऑप्शन सी कह रहा अलगाववाद कार्ल मार्क्स का है, ऑप्शन डी कह रहा पश्चिमीकरण जो है एम.एन. श्रीनिवास का है। तो इसका कौन सा सही नहीं सुमेलित है, ऑप्शन 4 दिया ए बी सी डी। तो इसमें से कौन सा 3 सही हो जाएगा, एक नहीं सही, ये पूछ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताइएगा। तो इसमें से आपका जो ये तार्किकीकरण है फ्रेंड्स, ये तार्किकीकरण आपका विल्फ्रेड प्रेटो महोदय का नहीं हो जाएगा है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तार्किकीकरण प्लेटो का नहीं है फ्रेंड, ये तार्किकीकरण का बात आपके मैक्स वेबर महोदय
करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैक्स वेबर महोदय करते हैं आपके तार्किकरण का बात। ये इस प्रकार आपका आंसर ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आप सभी का। 17 नंबर कह रहा है कि समाज के अध्ययन में अगस्ट काम्ट ने किस परिपेक्ष का उपयोग किया है। किसमें समाज के अध्ययन में अगस्ट काम्ट महोदय किस परिपेक्ष का उपयोग किया है, प्रश्न कह रहा है। आपका ऑप्शन ए संरचनात्मक परिपेक्ष, ऑप्शन बी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी संघर्ष परिप्रेक्ष्य यानी संघर्षवादी हो गया, ऑप्शन डी है प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 17 नंबर का, आप लोग बताइएगा। तो ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आपका उत्तर हो जाएगा। आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन बी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये समाज के अध्ययन में अगस्ट काम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया, तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्योंकि ये अगस्ट काम्ट महोदय जो है इसके पूर्व जो भारतीय और ये पश्चिमी विचारधाराओं में समाज की प्रकृति को खोजबीन इन्होंने विस्तार पूर्वक कर रखा है। अगस्ट काम्ट महोदय के बारे में मैंने पिछले क्लास में बहुत विस्तार से बता रखा है, इसलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। ऐतिहासिक प्रश्न में मैंने बता रखा है। आइए देखते हैं आप प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि 18 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है। क्या कह रहा है, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया है। तो आपका ऑप्शन ए मालिनोव्स्की, ऑप्शन बी क्लाउड लेवी स्टार्स है, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इमाइल दुर्खीम महोदय जो हैं, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा इमाइल दुर्खीम महोदय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपका देखिए, धर्म को पवित्र और अपवित्र के बीच अंतर के आधार पर किसने परिभाषित किया। ये आपके राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में 2018 में आया है। उत्तर प्रदेश GIC लेक्चरर में यानी PGT में उत्तर प्रदेश के 2017 में आया है और 15 में भी आया है, और UGC नेट JRF 13 में आया है ये प्रश्न। ठीक है, और ये देखिए राजस्थान के साथ MP में भी आया है, MP असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आज ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो इमाइल दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति के प्रारंभिक स्वरूप को जानने के लिए क्या किया है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने पिछले क्लास में बता रखा है। और पवित्र अपवित्र के बारे में बताया है। पवित्र को उन्होंने क्या कहा है, सीक्रेट कहा है, और अपवित्र को क्या जो है प्रोफाइन कहा है। ठीक है, दो रूप में बांटते हैं इसको। पवित्र वस्तुओं को समान जीवन में अलग रखा है इन्होंने, जिसे इन्होंने टोटम कहा। टोटमवाद आपको मैंने बता रखा है अच्छे से। टोटम नदी, वृक्ष, जानवर आदि होता है जो इनका प्रतीक चिन्ह और निशान होता है, जिसकी पूजा करते हैं प्रकृति रूप से। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से बता रखा है। ये देखते हैं अगला प्रश्न आप क्या क्या है। अगला ये 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस समाजशास्त्री द्वारा बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। क्या कर रहा प्रश्न, ध्यान दीजिए आप लोग, कि किस समाजशास्त्री द्वारा बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। तो आपका ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन्स महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर ये 19 है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आपके ये मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। हमारे आप सब में से कुछ मित्रों को पता होगा पहले से, क्योंकि ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, GIC में पूछा, UP GIC में प्रश्न पूछा जा चुका है कि समाजशास्त्री द्वारा बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्गों का विश्लेषण किया है। तो मैक्स वेबर इसका आंसर आप सब का हो गया, क्योंकि मैक्स वेबर ने बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में विस्तार पूर्वक से बातें कर रखा है। आप मैक्स वेबर की अगर पढ़े होंगे तो उसमें आप ये आपके इसमें UGPG में भी सिलेबस में रहे होंगे, इसलिए इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आधिपत्य शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है। कौन सा आधिपत्य शब्द की बात कर रहा, कह रहा ये अवधारणा किससे संबंधित है। तो आपका जो है ये अवधारणा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए स्पेगल दे रखा, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी एल्बर्ट बर्नार्ड टायलर।
ठीक है, ये भी टायलर इनको कहते हैं, लॉर्ड बर्नर्ड टायलर को। आत्मपद शब्द की अवधारणा किससे संबंधित है, तो आप सब बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कार्ल मार्क्स महोदय हैं, इसका आंसर ये ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स महोदय हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ये कार्ल मार्क्स महोदय आपके हैं, क्योंकि आत्मपद शब्द की अवधारणा कार्ल मार्क्स से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है, फटाफट जो है ये प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है आपका। कह रहा कार्ल मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग यानी कि मध्य वर्ग को जोड़ दिया है। ये तो किसने किया है, किसने मध्य वर्ग को जोड़ दिया है ये कह रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका, ये चेंज कर दूं कलर, फिर ये है कार्ल मार्क्स के समाज का वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और तीसरे मध्य वर्ग में जोड़ दिया। तो आपका ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी डेरनडार्फ, ऑप्शन डी कॉलिंस है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर, आप फटाफट बताइए। तो डेरनडार्फ महोदय जो हैं ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि ये डेरनडार्फ महोदय जो हैं मार्क्स के समाज का वर्ग जो है मध्यम वर्ग को जोड़ दिया है करते समय ये। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। ये फ्रेंड्स प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना है, आप लोग इसको फटाफट देखते जाइए। क्लास में आप सभी का परीक्षा में काफ़ी सहयोग मिलेगा इन प्रश्नोत्तरों को आप अगर सॉल्व किए रहेंगे तो। कह रहा प्रश्न नंबर 22 आपका, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है, जो आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं किसका अनुसरण किया है कह रहा है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है मुख्य रूप से प्रकार्यात्मक पद्धति का अनुसरण किया है, ऑप्शन बी कह रहा है मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी कह रहा है मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, ऑप्शन डी कह रहा है मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। तो ऑप्शन डी इसका मुख्य रूप से उद्विकासीय पद्धति की बात आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय करते हैं। तो इसका आंसर आपका ये डी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23। ये कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्ट काम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है। किसके संदर्भ में, आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्ट काम्ट महोदय जो हैं कि इनका उत्तराधिकारी के रूप में किसे माना जाता है, प्रश्न कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कहला कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी कार्ल पॉपर, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, ऑप्शन डी मैक्स वेबर महोदय हैं। तो इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको इमाइल दुर्खिम महोदय को माना जा रहा है, क्योंकि ये इमाइल दुर्खिम महोदय हो जाएंगे। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अगस्ट काम्ट के उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खिम को महोदय माना जाता है, क्योंकि इनके उत्तराधिकारी के इनके करीबी रहे हैं ये, और उनसे इनकी अवधारणा संबंधित रहती है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये है 24 आपका। कह रहा है कि शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। प्रश्न 24 कह रहा है कि शक्ति के वैधीकरण सिद्धांत किसने दिया है। तो आपका ऑप्शन ए है विल्फ्रेड प्लेटो, ऑप्शन बी लिपसेट, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। क्या कह रहा है, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप इसको पढ़ रखें, प्रश्न जो है 24 नंबर है, क्योंकि ये यूपीजीआईसी में पूछा जा चुका है। इसका भी आंसर आपके मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्या है, मैक्स वेबर महोदय। आप इसको नोट करके रखिएगा, शक्ति के वैधीकरण का सिद्धांत आपके मैक्स वेबर महोदय ने दे रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है आपका। कह रहा किसने कहा कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। क्या कह रहा है, प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। यह किसका कथन है या किसने कहा पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी डेरनडार्फ महोदय है। तो 25 नंबर प्रश्न है फ्रेंड। तो इसका आंसर आप सब फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर भी आप लोग जान गए होंगे कि ऑप्शन ए ये मैक्स वेबर महोदय हैं। इसका भी उत्तर हो जाएगा आपके। ये कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा पूंजी की एक विशिष्ट आवश्यकता है, ये आपके मैक्स वेबर महोदय थे। तो
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। ये प्रश्न नंबर 26 आपका आ गया फ्रेंड्स। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत में माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका ऑप्शन दे रखा है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, प्रश्न क्या है आप लोग देख ही लिए होंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत में माने जाते हैं। तो मैंने बार बार बताया कि जहाँ संघर्ष और द्वंद्व और क्रांति की बात आए वहाँ कौन होता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स महोदय होते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स महोदय, क्योंकि इन्होंने वर्गों को जो है कार्ल मार्क्स महोदय वर्गों को क्या किए हैं, दो वर्गों में बांट रखे हैं। एक बुर्जुआ वर्ग है, एक सर्वहारा वर्ग है। तो कार्ल मार्क्स महोदय बुर्जुआ वर्ग मतलब किसको कहते हैं, पूंजीपति को वर्ग, जो धनाढ्य वर्ग होता है उसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, आप लोग नोट कर लिए। और श्रमिक वर्ग किसको कहते हैं, सर्वहारा वर्ग को, जो मजदूर वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, ये कहते हैं कार्ल मार्क्स। और ये हमेशा वर्ग संघर्ष द्वंद्व क्रांति की बात कहते हैं क्रांति के द्वारा ही समाज में सुधार लाया जा सकता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27 आपका। ये कह रहा है किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का खंडन किया। ठीक है, कह रहा है किस समाजशास्त्री ने भाषाई दृष्टिकोण, आप ध्यान दीजिए क्या, भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारण का खंडन किया है। क्या, किसका खंडन, आर्थिक निर्धारण का खंडन किया। आप लोग ध्यान दीजिए करा। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका ए ग्राम्सी है, ऑप्शन बी कोहेन है, ऑप्शन सी जॉन एलेस्टर है, ऑप्शन डी कह रहा है जॉन रोमेर है। इसमें नए नए देखिए आपके समाजशास्त्री हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आ चुका है, क्योंकि आप जो राजस्थान से होंगे शायद इसका आंसर उनके सिलेबस में राइटर हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसे ये ग्राम्सी हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए ग्राम्सी, ऑप्शन ए। क्योंकि आपके एंटोनियो ग्राम्सी जो हैं ये भाषाई दृष्टिकोण से मार्क्सवाद का आकलन किया और मार्क्स के आर्थिक निर्धारण का खंडन करते हैं ये। और इनका मत है कि राजनीति और जो है विचारधारा को आर्थिक निर्धारणवाद से स्वतंत्र रखा जाना चाहिए, ताकि स्त्री पुरुष अपने संघर्षों द्वारा अपनी परिस्थितियों में सुधार कर सकें, यानी कि अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकें। ठीक है, ये आपके एंटोनियो ग्राम्सी की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 28। ये कह रहा है यह सुझाव किसका है कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है। यह सुझाव किसका, यानी किस समाजशास्त्री ने कहा कि संघर्ष का समाज में प्रकारात्मक महत्व है। तो ऑप्शन ए रैंडॉल कॉलिंस, ऑप्शन बी है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन सी लेविस कोजर, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। तो रॉल्फ डेरेनडॉर्फ महोदय इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ महोदय हो जाएगा। ये इसका आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे। और अगला प्रश्न क्या है आपका देखते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 29। 29 कह रहा मैक्स वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है। किसका, मैक्स वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है। ऑप्शन ए युक्तिकरण कह रहा, ऑप्शन बी आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी सत्ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युक्तिकरण जो है आंसर हो जाएगा, युक्तिकरण ऑप्शन ए। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैक्स वेबर का आधुनिक समाज का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है। तो ये युक्तिकरण अवधारणा पर केंद्रित है, क्योंकि ये आपके तर्कसंगत समाज नैतिकता या परंपरा के बजाय तर्क और दक्षता के इर्द गिर्द निर्मित है। ये मैक्स वेबर की अवधारणा है।
आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 30 ये कह रहा है कि सैन्य और औद्योगिकरण समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया। कह रहा सैन्य और औद्योगिकरण समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया। तो आपका ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कह रहा, ऑप्शन बी ऑगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स महोदय कह रहा। प्रश्न नंबर 30 है ये, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका स्पेंसर जो हो जाएंगे ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। ये आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय, क्योंकि सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज के वर्गीकरण की बात जो आपके स्पेंसर महोदय ही करते हैं। आइए देखते हैं आपका 31 प्रश्न ये क्या कह रहा है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा शुरुआत में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र का नाम रखा था। ये तो फ्रेंड्स आप सभी को ये प्रश्न आना चाहिए जो सोशियोलॉजी के छात्र हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है कि शुरुआत में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था। तो आपका ऑप्शन ए सामाजिक गतिकी, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी सामाजिक भौतिकी, ऑप्शन डी सामाजिक विज्ञान। तो इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके खुद बताएं। बहुत सिंपल सा आंसर है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कि शुरुआत में अगस्त काम्टे महोदय ने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था। समाजशास्त्र जो यानी कि सोशियोलॉजी जो है रखने से पहले इसका नाम क्या रखा था इन्होंने, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इसका आंसर प्रश्न उत्तर नंबर 31 का जरूर दीजिएगा। बहुत सिंपल सा ये प्रश्न है, सिंपल सा आंसर है। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा फ्रेंड। प्रश्न नंबर 31 का शुरुआत में अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था शुरुआती दौर में। उसके बाद इन्होंने किस कारण दुखी हुए, किस लिए दुखी होके, दुखी मन से जो है इसका नाम इन्होंने चेंज किया और इसका नाम सोशियोलॉजी रखा। इसका कारण आप लोग बताइएगा जो है क्या नाम रखा इन्होंने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। ये प्रश्न नंबर 32 है। क्या कह रहा है प्लेटो, ये आपके प्लेटो विल्फ्रेड प्लेटो महोदय हैं। प्लेटो कहते हैं ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोधी करते थे, या किसने कहा। प्लेटो कहते हैं ज्ञान उदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, या किसने कहा। आपका ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन ए रेमंड एरा, ऑप्शन बी लुई कोजर, ऑप्शन सी टॉम बोटोमोर, ऑप्शन डी है जॉर्ज रिटीजर महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का। तो ये आपके रेमंड एरा महोदय हो जाएंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि ये जो आपके एरा महोदय हैं ये इनके अनुसार ये कहते हैं कि प्लेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते हैं। रेमंड एरा महोदय कहते हैं कि जो प्लेटो महोदय हैं ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे। तो ये आपके रेमंड एरा महोदय कहे हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या प्रश्न नंबर ये 33। ये कह रहा है मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो ये भी फ्रेंड्स प्रश्न सिंपल है कि मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9, यानी 6, 7, 8, 9। तो इसमें पूछ रहा कि मैक्स वेबर ने कितने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि मैक्स वेबर महोदय जो है ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन ए 6 धर्मों का, मैक्स वेबर ने 6 धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्योंकि आप देखिए मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया। कौन कौन से धर्म हैं ये। हिंदू धर्म है, नोट कर लीजिएगा आपका, बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, यहूदी धर्म है और कन्फ्यूशियस एवं ईसाई धर्मों का अध्ययन किया है मैक्स वेबर महोदय ने। क्योंकि अपने अध्ययन के पश्चात उन्होंने बताया है, मैक्स वेबर ने क्या बताया, कहा कि आधुनिक पूंजीवाद केवल पश्चिम देशों में ही सबसे पहले क्यों आया, यानी कि पूर्वी देशों में क्यों नहीं आया। इनका विचार ये कहना। तो इसके लिए इन्होंने उत्तरदायी जो कारण मानते हैं कि विभिन्न धर्मों को मानते हैं और इनके आचार पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि आर्थिक और सामाजिक संगठनों से संबंध का विशेष रूप से विश्लेषण किया और फिर इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन कर और इस पर इन्होंने विस्तार पूर्वक से लिख रखा है, इसके बारे में बता रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर आपका ये क्या कह रहा है, ये
34 कह रहा समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने किया है। कह रहा समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने किया है। तो आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे महोदय, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन सी मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 का आप लोग बताइएगा। तो अगस्ट काम्टे महोदय हो जाएंगे, क्योंकि अगस्ट काम्टे महोदय जो समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की चर्चा किया है। काम ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था में प्रगति का अध्ययन करने वाला विज्ञान भी कहा है। कौन कहा है? ये आपके अगस्ट काम्टे महोदय हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे इसका आंसर। अगस्ट काम्टे महोदय को बार बार आपके सिलेबस में 20 बार आप पढ़ रखे हैं। यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है 35 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है आपका कि किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा किया है। कह रहा किस समाजशास्त्री ने समाज को जो है जैव सदृशता के रूप में चर्चा किया है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी अक्षयलाल रमणराज देसाई यानी कि AR देसाई, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। तो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो हैं आपके ऑप्शन डी, ये स्पेंसर महोदय इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है, क्योंकि ये समाजशास्त्र को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा इन्होंने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। स्पेंसर कहते हैं कि कांट के प्रत्यक्षवाद के विचारात्मक पहलुओं को खारिज करते हैं और कहते हैं सामाजिक विज्ञान को कर्मिक विकास के जीव के विज्ञान के संदर्भ में पुनरुत्थित मानते हैं। और मोटा तौर पे कहते हैं स्पेंसर समाजशास्त्र का वर्णन सामाजिक डार्विनवाद के विकास के रूप में देखे हैं। और ये जो आपके स्पेंसर हैं तो ये डार्विनवाद से काफ़ी, डार्विन और लैमार्कवाद से काफ़ी प्रभावित रहे हैं, उसके समर्थक रहे हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न आपका जो है राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में और PGT में पूछा जा चुका है। ये MP PGT और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में आप ध्यान दीजिएगा। ये 35 नंबर प्रश्न। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है आपका। कह रहा अभिजात वर्ग को प्लेटो ने विभाजित किया है। अभिजात वर्ग माने धनाढ्य वर्ग, संपन्न वर्ग की बात हो रही है यहाँ। कह रहा अभिजात वर्ग को प्लेटो ने किस जो विभाजित किया है। तो आपका ऑप्शन ए शासक और गैर शासक में। क्या कह रहा अभिजात वर्ग को प्लेटो ने विभाजित किया है, किस रूप में, किस में विभाजित किया। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा शासक और गैर शासक में, और ऑप्शन बी कह रहा है राजनीतिक और आर्थिक में, ऑप्शन सी कह रहा धार्मिक और गैर धार्मिक में, ऑप्शन डी कह रहा परंपरागत और आधुनिक में। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आप लोग फटाफट बताइए ताकि टाइम ना लगे, आपका प्रश्न उत्तर जल्दी से पूरा हो जाए। शासक और गैर शासक में ये इन्होंने आंसर बता रखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शासक और गैर शासक। तो ऑप्शन ये इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि अभिजात वर्ग को प्लेटो ने शासक गैर शासक वर्ग में विभाजित करके रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर 37 आपका प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये कहा नहीं से आप सही हुआ, कह रहा निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने गैर समाजशास्त्रीय विवेचन के अंतर्गत बृहत समाजशास्त्रीय दृष्टियों की व्याख्या नहीं किया है। प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने गैर समाजशास्त्रीय विवेचन के अंतर्गत बृहद समाजशास्त्रीय दृष्टियों की व्याख्या नहीं किया है। तो आपका ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी दुर्खिम, ऑप्शन डी हाउस है, ये हाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 37 का आप बताइएगा। तो इमाइल दुर्खिम महोदय ही इसके आंसर हैं। आपकी ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 38 आपके लिए क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 38 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख अगस्ट काम्ट ने 3 चरणों का नियम में नहीं किया है। कह रहा निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख अगस्ट काम्ट ने
तीन चरणों में, ये तीन चरणों का नियम में नहीं किया है। आप ध्यान दीजिए, तो आपका ऑप्शन ए दार्शनिक चरण, ऑप्शन बी धर्मशास्त्रीय चरण, ऑप्शन सी तत्वशास्त्रीय चरण, ऑप्शन डी प्रत्यक्षवादी चरण। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, किसमें नहीं किया है? आप सब इसका आंसर जान ही गए होंगे, समझ गए होंगे कि ये जो आपके क्या कहते हैं अगस्त्य महोदय हैं, ये दार्शनिक चरणों की चर्चा नहीं करते हैं। तो दार्शनिक चरण कौन सा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, ये दार्शनिक चरण की चर्चा नहीं करते हैं। तो फिर दार्शनिक चरण का उल्लेख अगस्त्य ने तीन चरणों का नियम लॉ ऑफ थ्री स्टेज में नहीं किया है। तीन चरणों के नियम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ थ्री स्टेज, इसको नोट कर लिए। तीन स्तरों के नियम सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अगस्त्य ने कहा है कि हमारी प्रत्येक अवधारणा, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद तीन विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं को होकर जाती है। कौन कौन से कहा है इन्होंने, आप नोट कर लिए। धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक चरण, तीन चरण इन्होंने जो बताया है आप नोट करके रखिएगा। नंबर एक इन्होंने कहा है कि धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक चरण। नंबर दो इन्होंने जो बता रखा है आप नोट करिएगा, क्या बता रखा, तत्वशास्त्रीय अथवा गुणात्मक चरण। और तीसरा इन्होंने जो बता रखा है, इसको नोट करके रखिएगा, प्रत्यक्षवादी अथवा वैज्ञानिक चरण। क्या है, धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक चरण, तत्वशास्त्रीय अथवा गुणात्मक चरण और प्रत्यक्षवादी अथवा वैज्ञानिक चरण। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, 39 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित में से समाज की किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सरल समाज, ऑप्शन बी कह रहा है युग्म समाज, ऑप्शन सी कह रहा है सरल युग्म समाज, ऑप्शन डी कह रहा है द्वियुग्म समाज। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से समाज की किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं किया है। किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो सरल समाज, युग्म समाज, सरल युग्म समाज, द्वितीय युग्म समाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर है सरल युग्म समाज जो है, इसकी बात आपके हर्बर्ट स्पेंसर नहीं करते। सरल युग्म समाज यानी कि आपका ऑप्शन ये सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ये। क्योंकि आप देखिए हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं। ये सरल युग्म समाज की विवेचना जो करके वर्गीकरण नहीं करते हैं और कहते हैं कि समाज का वर्गीकरण जो है जो कर रखा है इन्होंने, आप नोट कर लीजिएगा। कहते हैं नंबर एक इन्होंने बता रखा, आप नंबर एक क्या कहते हैं, सरल समाज। नंबर दो इन्होंने बता रखा है युग्म समाज। नंबर तीन इन्होंने बता रखा आपका द्वियुग्म समाज। और नंबर चार इन्होंने क्या बता रखा, आप नोट कर लीजिएगा, त्रियुग्म समाज। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है हो जाएगा सरल युग्म समाज। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 40 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने क्या है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है। ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है। आपका ऑप्शन ए फ्री मैन स्लोप दे रखा है, ऑप्शन बी उच्च वर्ग एवं निम्न, ऑप्शन सी दे रखा गिल्ड मास्टर एवं जर्नी मैन, ऑप्शन डी देखा पैट्रिशियन एवं ग्लेबियन। ठीक है, तो प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 40 जो ये कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है। कौन नहीं किया है, आपकी ये कार्ल मार्क्स महोदय ने। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है। ये वर्ग युग्मों में से किस वर्ग का प्रयोग नहीं किया है कार्ल मार्क्स ने। तो आपका ऑप्शन ये ध्यान दीजिएगा, उच्च एवं निम्न वर्ग का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने नहीं किया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये उच्च वर्ग में, ऑप्शन बी। ये देखिए उच्च निम्न, आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन बी है। क्योंकि ये जो आपकी उच्च एवं निम्न वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया, जबकि आपके ये जो फ्रीमैन हैं और स्लोप हैं, स्लोप फ्रीमैन एवं स्लोप यानी कि इन्हें स्वतंत्र एवं मनुष्य एवं दास कहा जाता है। ये गिल्ड मास्टर एवं जर्नीमैन और पैट्रिशियन एवं प्लेबियन का प्रयोग इन्होंने कर रखा है। आप ध्यान दीजिएगा इसका, ये प्रश्न आपका हरियाणा पीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, हरियाणा पीजीटी में पूछा जा चुका है, इसलिए ऐसे प्रश्न आने के किसी ना किसी स्टेट के एग्जाम में ज़रूर संभावना रहते हैं। तो इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है आपका, अगस्त्य के अनुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण अवयव नहीं है।
किसके अनुसार कह रहा है, अगस्त काम्ट महोदय के अनुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संसंस्करण का अवयव नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है खगोल शास्त्र, ऑप्शन बी रसायन शास्त्र, ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अर्थशास्त्र जो है, खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र में इनका तो आता ही, बाकी ये जो अर्थशास्त्र है ये नहीं आता। तो ये कौन सा, ऑप्शन डी है आपका, ये देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये इनके अध्ययन में नहीं आता अगस्त काम्ट महोदय के, क्योंकि इनका जो क्रम है इन्होंने बता रखा, आप नोट करके चाहे रख सकते हैं। कहते हैं गणित, पहला बताते हैं गणित, दूसरा खगोल विज्ञान, तीसरा जो है भौतिक विज्ञान, उसके बाद जो है रसायन शास्त्र, और पांचवा जीव विज्ञान, छठा समाजशास्त्र। 6 नंबर पे आप ये रखते हैं। ये क्रम आप नोट करके रख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ये अगस्त काम्ट महोदय के अनुसार क्या कहते हैं, गणित फिर है, फिर खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, लास्ट में 6 नंबर पे समाजशास्त्र को ये रखते हैं, जिसमें अर्थशास्त्र ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आके देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 42 प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वर्ग परिस्थिति एवं दल को अस्थिकरण स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर कौन सा है, ये प्रश्न नंबर 42 है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वर्ग परिस्थिति दाल के अस्थिकरण स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है मैक्स वेबर महोदय, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्खिम महोदय, ऑप्शन डी टालकाट पार्सन महोदय हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वर्ग परिस्थिति एवं दल को अस्थिकरण स्वतंत्र स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है। तो आपके मैक्स वेबर महोदय इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर महोदय है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 43 है। ठीक है, 43 क्या कह रहा है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया। आप लोग प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है, कौन, मार्क्स ने। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन ए आदिम साम्यवाद, ऑप्शन बी परंपरागत समाज, ऑप्शन सी प्राचीन समाज, ऑप्शन डी सामंती समाज। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स महोदय जो हैं, इसमें से किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है, इन चारों ऑप्शन ए बी सी डी में से। 43 का आंसर आप सब बताइएगा। तो ये आपका जो परंपरागत समाज है, आप आंसर जान ही गए होंगे, ऑप्शन बी परंपरागत समाज इसका आंसर हो जाएगा। कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में जो आपके कार्ल मार्क्स महोदय ने उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर ऐतिहासिक समाज को 5 वर्गों में बांट रखा है इन्होंने। ठीक है, 5 वर्गों में कौन कौन सा वर्ग है आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए बताते हैं आदिम, ये आपका जो ऑप्शन ए दे ही रखा है, और दूसरा बताते हैं दासत्व युग। ठीक है, आप ये दूसरा इन्होंने दासत्व वर्ग बताया, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा सामंतवादी युग इन्होंने बता रखा है, सामंतवादी इसमें भी दे रखा है आपका, ये ऑप्शन डी में देखिए दे रखा है। और चौथा बताते हैं पूंजीवादी युग। ठीक है, और पांचवा इनका हो गया समाजवादी युग। ये कार्ल मार्क्स का भौतिक जो है इतिहास में ये पांचवा बताते हैं समाजवादी युग। इस प्रकार ये 3 युग बीत चुके हैं, इनका कहते हैं चौथा युग चल रहा, जो पांचवा आने वाला है। ये इनकी बात है, ये कार्ल मार्क्स महोदय की अवधारणा है। तो इस प्रकार आप जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो नहीं किया है परंपरागत समाज का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है आपके कार्ल मार्क्स महोदय ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंधित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी मेलिनोव्स्की दे रखा है, मेलिनोव्स्की है ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा 44 का। तो इसका आंसर भी आपके मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे, ये ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी मैक्स वेबर महोदय हैं, जो कि
18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं मानते अपने आप को ये, क्योंकि ये मैक्स वेबर 1800 आप ध्यान दीजिए इनका 1864 से 1920 तक ही हैं, इनके विचारों को नहीं है मानते हैं ऐसा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। प्रश्न नंबर ये 45 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों से नहीं है। तो ऑप्शन ए परंपरागत, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी वैधानिक तार्किक, ऑप्शन डी तानाशाही। ये तानाशाही इसमें जो है 2 बार आ गया फ्रेंड्स। ये प्रश्न जो है वैसे देखा जाए तो गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसमें परंपरागत, तानाशाही और होना चाहिए ये जो आपका परंपरागत है, फिर तानाशाही है, फिर आपका वैधानिक तथा ये कौन है मैक्स वेबर महोदय है ना, ये किसका कह रहा है सत्ता में नहीं है। तो ये तानाशाही, वैधानिक तार्किक और डी इसका ये होना चाहिए आपका करिश्माई। आप लोग इसको ये डी ऑप्शन जो है ये करिश्माई होना चाहिए, ये आप नोट कर लीजिए क्या करिश्माई। ठीक है फ्रेंड, डी आपका करिश्माई कर लीजिएगा इसको आप लोग हैं। तो करिश्माई, तो इसमें से आपका ऑप्शन बी मैं बता दे रहा हूँ, तो ये तानाशाही हो जाएगा। सही आंसर इसका है निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों से नहीं है। तो तानाशाही नहीं है, परंपरागत, वैधानिक, तार्किक, और जो करिश्माई सत्ता की बात करते हैं। ये फ्रेंड्स आपके UPGRC 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर ये प्रश्न नंबर 46 यानी 46 नंबर प्रश्न आपका आ गया। कह रहा है कि किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, ये केंद्रित किया है कह रहा है। आपका ऑप्शन ए जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्कीम, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये जो आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं इसके आंसर हो जाएंगे। ये ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स महोदय, क्योंकि ये जो आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं ये आर्थिक क्षेत्र के उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कहते हैं, इनका मानना है आपके मार्क्स का कि परिवर्तन सामाजिक दशाएं यहाँ तक कि स्वयं समाज के आर्थिक कारकों पर आधारित है मानते। आर्थिक असमानता के कारण शासक और साथी यानी कि बुर्जुआ और सरबराह वर्ग की ये बात करते हैं, मालिक और मजदूर के बीच जो है वर्ग संघर्ष की बातें करते हैं, जिसके द्वारा क्रांति की बात करते हैं आपके कार्ल मार्क्स। क्रांति के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये कार्ल मार्क्स की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री ऐसा है जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंधों नहीं स्थापित कर सकता। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री ऐसा है जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सकता। क्या नहीं स्थापित कर सकता। तो आपका ऑप्शन ए है अगस्ट काम्ट महोदय हैं, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स महोदय हैं, ऑप्शन सी मैक्स वेबर महोदय हैं, ऑप्शन डी इमानुएल दुर्कीम महोदय। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तब तक थोड़ा सा पानी पी लें फ्रेंड्स। आप प्रश्न देख ही लिए होंगे। 47 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री ऐसा है जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सका। तो इसका आंसर आप लोग अब तक देख ही लिए होंगे, बता ही दिए होंगे कि ऑप्शन सी मैक्स वेबर महोदय हैं। ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर महोदय हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध स्थापित नहीं करते। और ये कहते हैं कि काम्ट ने बढ़ती जनसंख्या को प्रगति से जोड़ा है। काम्ट की बात करते हैं ये। दुर्कीम ने जनसंख्या वृद्धि का श्रम विभाजन से जोड़ा है, ठीक है, और सामूहिक एकता से उत्पन्न माना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जितनी चीज़ बता रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट है।
और मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में बढ़ती जनसंख्या अतिरिक्त लाभ बढ़ती है, ये मार्क्स कहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी एवं सत्ता श्रम उत्पन्न करती है, कार्ल मार्क्स। और ये कार्ल मार्क्स आपके लाभ और सर्वधारा और बुर्जुआ वर्ग की बात करते हैं, और ये जो सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग के बीच की खाई, बढ़ती हुई खाई को वर्ग संघर्ष में परिवर्तन के रूप में देखते हैं आपके ये कार्ल मार्क्स जो है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो ये कह रहा है प्रश्न मैक्स वेबर महोदय हो जाएंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 48। ये कह रहा है मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? किसमें? मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है ओशोवस्की, ऑप्शन बी रेमेंडेरा, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी डेरनडॉर्फ। तो प्रश्न नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका रेमेंडेरा महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी रेमेंडेरा महोदय। मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्यम वर्ग की अवधारणा किसने दिया है? ये शायद प्रश्न रिलेटेड है क्या, अभी ये पूछा जा चुका है इसी में ही। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं, आइए। अरे कहीं ना, प्रश्न नंबर 48 हो गया था ना फ्रेंड्स। हाँ, रेमेंडेरा आंसर थे 48 के। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं इसका क्या है आपका। प्रश्न नंबर 49 इसका है यांत्रिक एवं शारीरिक एकता के बारे में किस विद्वान द्वारा उल्लेख किया गया है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि यांत्रिक और शारीरिक एकता के बारे में किस विद्वान द्वारा उल्लेख किया गया, इसकी बात कौन कर, यांत्रिक शारीरिक एकता की बातें कौन करता है? ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रत्येक एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है, अधिक से अधिक बार पूछा गया है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, यांत्रिक और शारीरिक एकता के बारे में किस विद्वान द्वारा उल्लेख किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है इमानुएल दुर्कीम महोदय, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन सी है टालकाट पार्सन्स महोदय, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर महोदय। तो इसका आंसर फटाफट बता दीजिए आप लोगों को, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो आपका आंसर इमानुएल दुर्कीम महोदय ही है, यांत्रिक और शारीरिक एकता की बात करते हैं। तो इसके ये ऑप्शन ये है इमानुएल दुर्कीम महोदय, ये है, ठीक है। क्योंकि दुर्कीम के अनुसार सामाजिक एकता जो है दो रूप में बात करते हैं। यांत्रिक एकता, यांत्रिक एकता को क्या मानते हैं? ये आदिम समाजों में पाई जाने वाली एकता मानते हैं यानी पूर्व समाजों में, ठीक है। शारीरिक एकता को ये आधुनिक समाजों में यानी औद्योगिक समाजों की विशेषता मानते हैं, औद्योगिक समाज में पाई जाती है आधुनिकीकरण में। आप लोग शारीरिक एकता की बात करते हैं, यांत्रिक एकता आदिम समाजों मतलब ऐतिहासिक काल में, आदिकाल में की बात के पहले कहते हैं, समाजों में पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। ये प्रश्न नंबर 50 हो गया आपका। 50 नंबर क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रेजेनहाउपर, ऑप्शन ए में आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन में क्या है, रेजेनहाउपर है, कार्ल मार्क्स है, डेरनडॉर्फ। तीन राइटरों का नाम दिया है क्रम, ये आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है कार्ल मार्क्स, जॉर्ज सिमेल, टालकाट पार्सन्स। ऑप्शन सी कह रहा है कार्ल मार्क्स, डेरनडॉर्फ, पैट्रिक सोरोकिन। ऑप्शन डी कह रहा है कि कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी कह रहा है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? तो आप सब इसका आंसर बताइएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए रेजन आंसर इसका है। रेजेनहाउपर है, कार्ल मार्क्स हैं, डेरनडॉर्फ महोदय हैं, ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो रेजेनहाउपर हैं, मार्क्स हैं, डेरनडॉर्फ, ये सभी चिंतक समूह के संघर्षवादी सिद्धांतकारों में आते हैं। इन लोगों का तर्क है कि संघर्ष ही समाज का से परिवर्तन और अनुरक्षण किया जा सकता है। आइए देखते हैं आपका ये 50 प्रश्न तो हो गया फ्रेंड्स, 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी ना आज। हाँ, तो ये प्रश्नोत्तर 50 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी। जो ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इस क्लास से एग्ज़ाम में ज़रूर सहयोग प्राप्त होगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने इस क्लास को जो है देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप सब चलते चलते क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हैं और किस प्रकार का चाहते हैं।
तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहता है। और क्लास को फ्रेंड्स, ये चैनल को हमारे सोशियोलॉजी भाई पुजारी आर्या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि और शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या ना फ्रेंड्स, इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट और आप जैसे सारे मित्रों को प्राप्त हो जाएगा, सारे स्टूडेंटों को। ठीक है, आप लोगों ने देखा क्लास के, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।